Good evening to you all. जो टेस्ट हम लोगों ने लिया था राइटिंग स्किल डेवलपमेंट सीरीज के लिए, उस टेस्ट से गुजरने के बाद जो एक्सपीरियंसेस हुए, उस एक्सपीरियंसेस को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और कहां पर समस्या आ रही है, क्यों समस्या आ रही है, उसकी ओर मैं इशारा करना चाहता हूं। बेसिकली देखें, जब तक आंसर लिखने के पहले, आंसर लिखना शुरू करने के पहले डिमांड ऑफ क्वेश्चन की समझ नहीं होगी आपके पास, और उस डिमांड ऑफ क्वेश्चन के अनुरूप आंसर का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, जब तक इसकी समझ नहीं होगी तब तक आप रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में नहीं होंगे। इस चीज को समझिए। और मोस्ट ऑफ द केसेज में जो समस्या हमने महसूस की है, मोस्ट ऑफ द केसेज में समस्या यही महसूस की कि डिमांड ऑफ क्वेश्चन की समझ ही नहीं है। प्रश्न हमने देखा, हरित क्रांति देखा, हरित क्रांति के बारे में जो कुछ जानते थे हमने लिखना शुरू कर दिया, बिना यह जाने और समझे कि प्रश्न क्या पूछा गया है। हमने भारतीय कृषि के समक्ष मौजूद चुनौतियों को देखा और हमने उन चुनौतियों पर चर्चा शुरू कर दी। नहीं, एक चीज। दूसरी चीज, थोड़ा सा ऑफेंडिंग जो चीज मुझे लगी वह यह कि एक लंबे समय से डिस्कशन हमारा आपके साथ चल रहा है। हर टॉपिक पर जब मैं डिस्कस करता तो प्रश्नों के कंटेक्स्ट में टॉपिक को डिस्कस करता हूं, प्रश्नों को जब पिक करता हूं तो डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करता, स्ट्रक्चरिंग करता, उसके बाद हम चर्चा शुरू करते। लेकिन मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द केसेज में आप लोगों को लगता है कि वो जो चर्चा मैं कर रहा हूं वो टाइम पास है, उसकी बहुत उपयोगिता नहीं है, उसकी यूटिलिटी नहीं है। ये चीजें जो हैं कहीं ना कहीं निराश करने वाली हैं, फ्रस्ट्रेटिंग है। जबकि मैं आपको बतला दूं, जब स्ट्रक्चरिंग की बात करता, आज केवल बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है, बहुत डिटेल में बहुत हम चर्चा कर चुके। आज हमें चर्चा करनी है मोटा मोटी। अगर स्ट्रक्चर करना है मोटा मोटी, तो मोटा मोटी हम क्या स्ट्रक्चर करेंगे। नहीं, जैसे पहला प्रश्न पिक कर रहा हूं। पहला प्रश्न अगर देखें तो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर है, और यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा, नहीं, यहां पर प्रश्न है, अगर डीओक्यू की बात करूं, डिमांड ऑफ क्वेश्चन की बात करूं, तो प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय राज्य की प्रकृति का संकेत देती है। नहीं, तो संदर्भ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रस्तावना का। नहीं, और यहां पर कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसका संकेत देता है। तो पहली चीज कही जा रही है कि यह नेचर ऑफ इंडियन स्टेट का संकेत देता है, भारतीय राज्य की प्रकृति का संकेत देता है। नहीं, और आगे कहा संकेत देती है, और आगे कहा जा रहा है इस कथन पर प्रकाश डालते हुए। नहीं, तो अगर यह नेचर ऑफ इंडियन स्टेट का संकेत देता है तो कैसे, हाउ, और दूसरा इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। नहीं,
इसमें करना क्या है? भारतीय राज्य कैसा होगा, तो अगर इसे हमें पिक करना है, नहीं तो भारतीय राज्य कैसा होगा? संप्रभु होगा। संप्रभु होने का मतलब क्या है, हमें वहां समझाना होगा। नहीं, इंडिया एज ए सॉवरेन स्टेट का मतलब क्या है? नंबर 2, भारतीय राज्य कैसा होगा? समाजवादी होगा। सोशलिस्ट स्टेट होने का मतलब क्या है, हमें उसका संकेत देना होगा। तीसरा कंटेक्स्ट अगर देखें तो भारतीय राज्य कैसा होगा, तो भारतीय राज्य शब्द, उदारवादी शब्द का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन यह उदारवादी मूल्यों को समाहित करता है, तो हम कहेंगे भारतीय राज्य उदारवादी होगा। और भारतीय राज्य उदारवादी होगा या लिबरल स्टेट होगा, इसकी पुष्टि किस बात से होती? नहीं, तो यह जो है सेकुलर होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, यह लोकतंत्रात्मक होगा, डेमोक्रेटिक होगा, और यह रिपब्लिक होगा, गणराज्य होगा। नहीं, यह प्रियम्बल इसका संकेत देता है। नहीं, और अगर इस नेचर ऑफ स्टेट की व्याख्या हम किसके कंटेक्स्ट में करें? पिछले 72 वर्षों के अनुभवों के आलोक में करें। लास्ट 72 इयर्स के जो एक्सपीरियंसेज हैं, ये एक्सपीरियंसेज क्या बतलाते कि भारतीय राज्य का स्वरूप स्टैटिक ना होकर क्या है? स्थिर ना होकर गतिशील है। यह स्टैटिक ना होकर के डायनामिक है। नहीं, अब बहुत ज्यादा समझाना नहीं है, यह बात हमेशा ध्यान रखें। बार बार मैं कहता हूं, डोंट ट्राई टू इंप्रेस द एग्जामिनर, ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। नहीं, तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो इस पार्ट के लिए अगर हमारा आंसर 450 शब्दों में होगा, तो ये जो पार्ट है इसके लिए करीब करीब हम 250 शब्द खर्च करें। यहां पर ध्यान रखें, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में हम एलैबोरेट करने से वहां पर बचेंगे, क्योंकि प्रश्न का दूसरा पार्ट क्या है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता के विशिष्ट और गतिशील स्वरूप की विवेचना करनी है। यह प्रश्न का दूसरा पार्ट है। तो इस दूसरे पार्ट में जब आएंगे, नहीं तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति और इसके 2 स्पेसिफिक कंटेक्स्ट हैं। एक भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशिष्ट प्रकृति, और जब भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशिष्ट प्रकृति की बात करते तो ऑब्वियसली यहां पर किसकी चर्चा हम करेंगे? पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से या पश्चिम से भिन्नता की बात करेंगे। और इसी विशिष्ट प्रकृति को जब हम डिस्कस करेंगे तो यहां पर फिर हम किसकी चर्चा करेंगे? यहां पर चर्चा करेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप स्थिर ना होकर क्या है? स्टैटिक ना होकर क्या है? विकसनशील है। यहां पर भी बहुत अधिक समझाने के स्कोप नहीं है। यहां पर भी बहुत अधिक समझाने के स्कोप नहीं है। मतलब वहां पर हम ले, आप में से कई लोगों ने लिखा और धड़ल्ले से लिखा कि स्वतंत्रता के बाद धर्म हमारी सरकार के द्वारा
तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति। लिखने के पहले सोचें आप क्या लिख रहे हैं। अगर आप जाकर के देखें तो एक सेकुलर स्टेट के रूप में इंडियन स्टेट बिहेव करता दिखाई पड़ता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, और मिड 1980s में आकर के अगर आप देखें तो इस सेकुलरिज्म के, सेकुलर स्टेट के रूप में जो इंडिया है, नहीं, उसके नेचर में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई पड़ता, क्योंकि एक छोर पर सेकुलरिज्म पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम अपीचमेंट का आधार तैयार करता हुआ आता, और दूसरे छोर पर अगर आप देखें तो हिंदुत्व पॉलिटिक्स का बढ़ता हुआ जोर जो है, नहीं, और दोनों ही तरीके से यह जो है इंडियन सोसाइटी और इंडियन पॉलिटिक्स के कम्युनलाइजेशन का आधार तैयार करता है। बस इतनी बातें हम लिख दें, हमारा काम हो जाएगा। नहीं, तो जब मैं कहता हूं स्ट्रक्चर करें, तो स्ट्रक्चर में इससे ज्यादा अगर कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो वहां जब लिखने जाएंगे तो परेशानियां आपको आएंगी आएंगी। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। नहीं, आप में से जिन लोगों ने भी इस प्रश्न को ट्राई किया है, क्या इस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ट्राई करते वक्त दिमाग में था? क्या आपने इस स्ट्रक्चर को एलाबोरेट किया है कि अगर हम समाजवादी राज्य कर रहे तो इसका क्या मतलब है? अगर हम कह रहे हैं कि यह उदारवादी राज्य होगा, यह धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, यह लोकतंत्रात्मक होगा, यह गणराज्य होगा, यह संप्रभु होगा, इसका मतलब क्या है? यह मत सोचे कि एक लाइन लिख दिए एग्जामिनर समझ जाएगा। क्योंकि एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखें कि एग्जामिनर अंधा होता है, और अंधा होता है शब्द का हम विशिष्ट अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। वह उतना ही देखेगा जितना आप दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक उसी प्रकार जब आप इंटरव्यू में अपीयर हो रहे होते, इंटरव्यू दे रहे होते, तो इंटरव्यूअर जो है बहरा होता है, वह उतना ही सुनेगा जितना आप सुनाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर अंधा होता है, लेकिन जहां आंसर में गड़बड़ कहीं कीजिएगा तो नजर उनकी पहले उसी गड़बड़ी पर पहुंचेगी। तो इतना भी अंधा नहीं होता है कि वो आपकी गड़बड़ी को ओवरलुक कर सके। इंटरव्यूअर बहरा होता है, नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जहां गलत बोलेंगे या जैसे उनको इंडिकेशन मिलेगा कि कुछ उल्टा बोलने जा रहा है, तो वो तुरंत वहां कॉशस होता है और वो आपको प्रोवोक करता है या प्रमोट करता है कि आप वो गलती करें। और जैसे आपने गलती की उसके बाद आप घिरते चले जाते हैं। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। स्ट्रक्चरिंग का मतलब जब मैं कहता हूं तो स्ट्रक्चरिंग का मतलब हमारा यह है, नहीं, अब पता चला कि एक पैराग्राफ में प्रियम्बल की महिमा मंडन कर रहे हैं, प्रियम्बल के बारे में समझा रहे हैं, क्या जरूरत है निरर्थक। अगर हम कहते हैं, एक लाइन हम यूज करते कि प्रियम्बल क्या है, तो बेसिकली कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी जो बेसिक फिलॉसफी है, प्रियम्बल उस बेसिक फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती है। उस बेसिक फिलॉसफी पर, जिस बेसिक फिलॉसफी के आधार पर स्टेट और गवर्नेंस का कंडक्शन होना है, राज्य और सरकार का संचालन होना है। और इस क्रम में प्रियम्बल नेचर ऑफ स्टेट की ओर भी इशारा करता हुआ था। यहां से हम सीधे प्रश्न पर बढ़ जाए, बातें ये स्पष्ट हुई या नहीं? इस स्ट्रक्चर में तो कोई अब डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं? जब सोशलिस्ट स्टेट की बात करते तो वेलफेयर ऑब्लिगेशन से लिंकअप करें, नहीं, रोल ऑफ स्टेट को वहां पर फोकस करें, नहीं। जब उदारवादी शब्द की व्याख्या कर रहे हैं तो उदारवादी शब्द की व्याख्या करते हुए स्वतंत्रता को आप लिंकअप करें उससे। समाजवाद की व्याख्या कर रहे हैं तो समानता और न्याय से उसको लिंकअप करने की कोशिश करें।
एलेबोरेशन इसी के कंटेक्स्ट में होगा ना, या अलग कोई कंटेक्स्ट होगा। बढ़े आगे, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वह है कि अपने वर्तमान स्वरूप में दल बदल कानून अप्रासंगिक हो चुका है। In its current form, anti-defection law has become irrelevant. It needs immediate review and redefinition. इसकी तत्काल समीक्षा और इसे पुनर्परिभाषित किए जाने की जरूरत है। हाल के घटनाक्रमों में इस कथन के औचित्य का परीक्षण कीजिए। नहीं तो अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो फिर हम वापस लौटे, डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है, प्रश्न किस पर है? तो यह प्रश्न है एंटी डिफेक्शन लॉ पर। नहीं, और एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपसे यह नहीं पूछा जा रहा है कि 1985 में जब लागू किया गया था तो क्या स्वरूप था। नहीं, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका करेंट फॉर्म जो है, इसका करेंट फॉर्म क्या है, और एंटी डिफेक्शन लॉ अपने करेंट फॉर्म में क्या हो चुका है। नहीं, तो इसमें पहला डायमेंशन यह कह रहा है कि यह अप्रासंगिक हो चुका है। ऐसा कहने का आधार क्या है? और चूंकि यह अप्रासंगिक हो चुका है, इसलिए जरूरत क्या है? तत्काल समीक्षा की, और इस तत्काल समीक्षा के जरिए इसे जरूरत क्या है? रीडेफिनिशन की जरूरत है, इसकी तत्काल समीक्षा की और इसके रीडेफिनिशन की, और इसका जो इमीडिएट रिव्यू और रीडेफिनिशन होना है, नहीं, इन सब की चर्चा, मतलब ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का क्या करना है? इस कथन के औचित्य का परीक्षण करना है कि ऐसा कहना कहां तक उचित है, और औचित्य का जो परीक्षण करना है, इस परीक्षण का भी एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट है। और ये स्पेसिफिक कंटेक्स्ट क्या है? नहीं, तो ये स्पेसिफिक कंटेक्स्ट है रिसेंट डेवलपमेंट्स या रिसेंट इवेंट्स। नहीं, वो इवेंट जो है अरुणाचल का हो सकता है, वो इवेंट मणिपुर का हो सकता है, वो इवेंट कर्नाटक का हो सकता है, वो इवेंट महाराष्ट्र का हो सकता है, वो इवेंट बिहार का हो सकता है, वो इवेंट राजस्थान का हो सकता है, वो इवेंट मध्य प्रदेश का हो सकता, वो इवेंट गोवा का हो सकता, वो इवेंट तेलंगाना का हो सकता। बातें ये स्पष्ट ही नहीं कि एंटी डिफेक्शन लॉ का जो बेसिक पर्पस है, ठीक है, उस बेसिक पर्पस का ग्रॉस वायलेशन हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी उसका ग्रॉस वायलेशन कर रही है। जो जहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ के करेंट फॉर्म और उसके प्रोविजन को जो जहां पर मिसयूज करने की स्थिति में है, वह उसको मिसयूज कर रहा है। नहीं, तो
अब अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो स्ट्रक्चर चीजें क्लियर हो रही हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। अप्रासंगिकता का आधार नहीं, तो जब अप्रासंगिकता के आधार की बात करेंगे तो पहला बिंदु जो उभर करके आएगा, मर्जर वाले प्रोविजन का दुरुपयोग हो रहा है और एक नया विवाद शुरू हुआ है। नहीं, एक नया विवाद शुरू हुआ है, मर्जर प्रोविजन को बाईपास किया जा रहा है। उसके जरिए जो भी असंतुष्ट अलग हो रहे हैं, नहीं, उनका दावा है कि वही ओरिजिनल पार्टी है। तो उस कंटेक्स्ट को हमें ध्यान में रखना होगा। दूसरा कंटेक्स्ट देखें, मर्जर वाला प्रोविजन क्या कर रहा, जो स्मॉलर पार्टीज हैं और जो स्मॉलर स्टेट्स हैं, वहां पर अगर आप देखें तो डिफेक्शन को वह चेक कर पाने में असमर्थ है। डिफेक्शन को चेक करने के बजाय वह डिफेक्शन का आधार तैयार कर रहा है। ये चीजें तो दिख रही हैं। नहीं, नेक्स्ट अगर वहां से मूव करें, नहीं, तो नेक्स्ट अगर मूव करेंगे तो अगला प्रश्न क्या उभर करके आएगा, रोल ऑफ स्पीकर के कंटेक्स्ट में देखें। स्पीकर का जो पॉलिटिकल पार्टिसनशिप है, नहीं, राजनीतिक पूर्वाग्रह है, स्पीकर के व्यवहार को दिशा निर्देशित करते हुए आते और कोई टाइम लिमिट नहीं है उसके लिए। वहां से अगर आगे बढ़ेंगे तो कई सारे नए इश्यूज भी इमर्ज करते हैं। डिफेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन वर्सेस रिजाइनेशन का एक विवाद उभर करके सामने आया कर्नाटका में। नहीं, नेक्स्ट अगर आएंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ को बाईपास जो किया जा रहा है वह किस माध्यम से, तो पता चला रिजाइनेशन के जरिए जो है मेजॉरिटी गवर्नमेंट को माइनॉरिटी में लाया जाता, सरकार बनाई जाती है और फिर रिजाइंड मेंबर को फिर बाय इलेक्शन के जरिए ला करके इसका धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है इस प्रोविजन का। कर्नाटका में भी इसका उपयोग हुआ, मध्य प्रदेश में भी इसका उपयोग हुआ। नहीं, अगेन अगर आप कंटेक्स्ट देखें तो अगेन कंटेक्स्ट आप देखेंगे तो ये डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है कोएलिशन एरा की नीड और रिक्वायरमेंट के अनुरूप नहीं है, क्योंकि कोएलिशन एरा में जाएंगे तो प्रीपोल अलायंस का कंसेप्ट है। नहीं, पता चला प्रीपोल अलायंस किसी के साथ होता है और सरकार किसी और के साथ बनाई जाती। नहीं, तो एक ये भी बात आती है कि प्रीपोल अलायंस को इसके दायरे में लाया जाना चाहिए। तो इसी के कंटेक्स्ट में ना रिव्यू और रीडेफिनेशन की बात हो रही है और अब उसको एलैबोरेट करते चले जाओ। नहीं, और यहां पर ध्यान रखिए, कई लोगों ने इस प्रश्न को ट्राई किया है, गलती क्या की है, महाराष्ट्र के घटनाक्रम के बारे में बतलाने लगे, स्टोरी लिखने लगे, मध्य प्रदेश के घटनाक्रम के बारे में स्टोरी लिखने लगे, कर्नाटक के घटनाक्रम के बारे में। आपको कहानी नहीं लिखनी है, एक लाइन में रेफरेंस देकर के आपको आगे बढ़ जाना है, क्योंकि जैसे स्टोरी लिखेंगे सारे के सारे डायमेंशन को कवर करना क्या होगा, मुश्किल होता चला जाएगा। क्लियर? तो स्ट्रक्चर ये क्लियर हुआ नहीं? अब उसके कंटेक्स्ट में जो सजेशन आप रीडेफिनिशन, रिव्यू की बात क्यों है, अप्रासंगिकता का आधार हुआ, रिव्यू का आधार तैयार कर रहा है और रिव्यू के जरिए रीडिफाइन किया जाना, तो रीडिफाइन किस कंटेक्स्ट में किया जाने की आवश्यकता है, आप उस कंटेक्स्ट को एलैबोरेट करते हुए नहीं, कंक्लूड आप इसी के कंटेक्स्ट में करें कि ऐसा कहना उचित है। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? मूव यहां से करें, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन जाए तो है डिमांड ऑफ क्वेश्चन है, यहां पर क्या है,
समान नागरिक संहिता समय की मांग है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नीड ऑफ टाइम, बट इट हैज इट्स ओन कॉम्प्लेक्सिटीज व्हिच कांट बी इग्नोर्ड। पर इसकी अपनी जटिलताएं हैं जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। टिप्पणी करें तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो यहां पर डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है? प्रश्न है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर प्रश्न है नहीं? और प्रश्न के दो डायमेंशन हैं। पहला क्या है? पहला डायमेंशन है नीड ऑफ टाइम, मतलब यूसीसी आज की जरूरत है, यूसीसी समय की मांग है। सवाल यह उठता कि अगर हम इसको नीड ऑफ टाइम बतला रहे तो ऐसा कहने का आधार क्या है? और समझाना नहीं है, यहां पर समय बचाना है। ये जो बैठ करके समझाना आप लोग शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे समझाइएगा सारे डायमेंशन को इनकॉर्पोरेट करना आपके लिए क्या होगा? मुश्किल होता चला जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज जो है, कई बार जब आप आंसर लिखते हैं तो आप खुद लिखते हैं, आप खुद समझते हैं, ठीक है। तो कुछ कई बार आंसर में क्या होता, कुछ फ्रेजेज को हम लोग तलाशते हैं। जैसे जब आप समय की मांग बतला रहे हैं, नहीं तो नेशनल इंटीग्रेशन के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं या नहीं? जब आप समय की मांग बतला रहे हैं तो मॉडर्न एस्पिरेशंस के कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं या नहीं? जब आप समय की मांग बतला रहे तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पिरेशंस के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं या नहीं? जब आप समय की मांग बतला रहे हैं तो जेंडर एस्पिरेशंस के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं या नहीं? जब आप समय की मांग बतला रहे हैं तो लिबर्टी और इक्वलिटी के जो बेसिक स्पिरिट हैं, उस बेसिक स्पिरिट के कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं या नहीं? ह्यूमन राइट्स के बेसिक कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं या नहीं? अगेन अगर आप देखें, जब आप समय की मांग की बात कर रहे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होने के कारण या रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉ की मौजूदगी के कारण जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, जो जुडिशियल चैलेंजेज इमर्ज कर रहे हैं, जो सोशल चैलेंजेज इमर्ज कर रहे हैं, आप उसकी चर्चा कर रहे हैं या नहीं? जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हुए आप जुडिशियल एक्सपेक्टेशंस की चर्चा कर रहे हैं या नहीं? देखें तो लगभग चीजें आ गई या नहीं आ गई? तो इन फ्रेज को हम तलाशते हैं वहां पर। सब कुछ आप अपने मन से लिख दें, ठीक है। अगर यह फ्रेज मौजूद नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति, उनका एब्सेंस जो है वो कहीं ना कहीं खटकेगा। तो एक नीड ऑफ टाइम है, दूसरा क्या है? नहीं, दूसरे बात में बात की जा रही, नीड ऑफ टाइम तो है लेकिन इसके साथ कुछ कंसर्न भी है। और वो कंसर्न क्या है? इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज। और वह कॉम्प्लेक्सिटीज जो कांट बी इग्नोर्ड। नहीं, इसको आपको क्या करना होगा? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को स्पष्ट करना होगा। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? नहीं तो कई बार आप देखेंगे फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में दिखाई पड़ेंगे। कई बार आप देखेंगे पर्सनल लॉ जिस मैटर्स को डील करता है वह कंकरेंट लिस्ट का विषय है, तो उसके एक फेडरल कंसर्न होंगे। नहीं, कई बार अगर आप जाकर के देखें, नहीं तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जिसकी गारंटी दी गई है प्रियम्बल में भी, जिसकी बात की गई है
धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत भी, तो उसके कंटेक्स्ट में आपको बात करेंगे। हाँ, एक बिंदु पीछे वाले में छूट गया, सेकुलर एक्सपेक्टेशंस। तो अगर आप इस कंटेक्स्ट में देखें, जब इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज की बात कर रहे हैं, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले डायमेंशन को आप ध्यान में रख रहे हैं या नहीं? यूनिफॉर्मिटी और डाइवर्सिटी, इनके बीच जो कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन है, उस कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन को आप ध्यान में रख रहे हैं या नहीं? ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती। जब आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे, तो इसी कॉम्प्लेक्सिटीज को 2018 में 21st लॉ कमीशन ने जो इसके संदर्भ में कंसल्टेशन पेपर इशू किया, तो उसकी ओर उसने इशारा किया, आप उसके रेफरेंसेज को लेकर के आ रहे हैं या नहीं? ठीक है। अगेन अगर आप जाकर के देखें, जब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है, तो ट्राइबल कंसर्न को आप लेकर के आ रहे हैं या नहीं? रीजनल कंसर्न को आप लेके आ रहे हैं या नहीं? उसी के कंटेक्स्ट में ना हम बात करेंगे। और इसी के कंटेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है? नहीं, फिर एक टेक्निकल टर्म का प्रयोग है, और टेक्निकल टर्म क्या है? कमेंट, अर्थात टिप्पणी करें। और कमेंट के कंटेक्स्ट में हमेशा आपको ध्यान में रखना है, नहीं, कि कमेंट जहां पर भी है, तो लास्ट में आपको अपना ओपिनियन देना है। लास्ट में अपना ओपिनियन देना है, ठीक है। और यह ध्यान रखना है कि मांगा जाए तभी ओपिनियन देना है, नहीं? जैसे पिछले प्रश्न में एग्जामिन था, तो ऑब्वियसली एग्जामिन करेंगे, तो एग्जामिन करने के बाद वहां पर भी हम अपना एक कंक्लूजन देंगे कि वो स्टेटमेंट सही है तो कहां तक सही है, गलत है तो कहां तक गलत है, नहीं? तो उस रिव्यू के क्रम में या एग्जामिनेशन के क्रम में हमारे पास इस बात की छूट होती है कि हम वहां पर स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर सकें, या उससे एग्री कर सकें, या उससे डिसएग्री कर सकें, नहीं? बढ़े आगे, चीजें क्लियर हैं? देखिए, आप जिन लोगों ने लिखा है, आप देखेंगे स्ट्रक्चर के स्तर पर समस्या आ रही है, इसलिए मैं उलझ नहीं रहा हूं। जब स्ट्रक्चरिंग की बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे यही उम्मीद करता, और राइटिंग स्किल डेवलपमेंट सीरीज के जो स्पेशल सेशन होंगे, उसमें हम आप इतना समय नहीं है कि हम आपके साथ कहानी देखने के लिए जाएं। ऑन द स्पॉट 5 मिनट का समय होगा, और 5 मिनट में इस स्ट्रक्चर को डिलीवर करना है। जहां पर डाउट होगा वहां पर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और रिस्पॉन्ड करना है आपको। एक बार स्ट्रक्चरिंग के इस तरीके को आपने डेवलप कर दिया, मैं आपको बतलाता हूं कि आंसर राइटिंग को लेकर जो भी आपके हेजिटेशन है, वो हेजिटेशन ऑटोमेटिकली समाप्त होते चले जाएंगे। एक बार इस स्ट्रक्चरिंग को आपने डेवलप कर दिया, वैसी स्थिति में देखेंगे आंसर लिखना शुरू करने के पहले 75% काम आपका समाप्त हो गया। हां, एक चीज जरूर मैं सजेस्ट करूंगा, कई लोगों को की कॉपी में हमने स्पेसिफिक कमेंट दिया है, लिंग्विस्टिक प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करने के लिए काम करना होगा। ठीक है, आप क्या लिख रहे हैं, एक बिंदु पर जाकर के ये चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। प्राइमरी क्या होता? प्राइमरी यह होता है कि जो भी चीजें आप लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं और उसका इंपैक्ट क्या है। बढ़ूं आगे, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। वह किस पर है? नहीं, सेडिशन लॉ पर है। और डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है?
तो प्रश्न है सेडिशन लॉ हैज बिकम इररिलेवेंट एंड इट्स रिपीलिंग इज नीड ऑफ द टाइम। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट इवेंट। नहीं, तो सेडिशन लॉ के कंटेक्स्ट में आप यहां प्रश्न का डायमेंशन जो है वह है अप्रासंगिकता का आधार। नहीं, और चूंकि यह अप्रासंगिक हो चुका है इसीलिए इसको क्या किया जाना चाहिए, रिपील किया जाना चाहिए, समाप्त करना, इसकी रिपीलिंग जरूरी है। नहीं, यही है ना। तो इस स्टेटमेंट का परीक्षण करना है। एग्जामिन करना है, और एग्जामिन करने का मतलब क्या हुआ, मतलब परीक्षण हम करेंगे कि यह स्टेटमेंट सही है या गलत। और यहीं पर हम यह चीज भी देखेंगे सही है तो कहां तक और गलत है तो कहां तक। सही है तो कहां तक सही है और गलत है तो यह कहां तक गलत है। नहीं, और अगर इसका एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट है, और स्पेसिफिक कंटेक्स्ट क्या है, तो आप देखें कि यह परीक्षण जो हमें करना है हाल के घटनाक्रमों के आलोक में। ये जो हमें चर्चा करनी है रिसेंट इवेंट के कंटेक्स्ट में, और रिसेंट इवेंट के कंटेक्स्ट का मतलब क्या होगा, तो रिसेंट इवेंट का कंटेक्स्ट जो होगा किस तरह से इसका मिसयूज, ग्रॉस मिसयूज बढ़ा है। नहीं, अक्रॉस द पार्टी लाइन चले जाएं, नहीं, तो कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसने जो सेडिशन लॉ का दुरुपयोग ना कर रहा हो या जिसने दुरुपयोग नहीं किया हो। और दुरुपयोग की फ्रीक्वेंसी जो है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। नंबर 1। नंबर 2 जाकर के देखें तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, कन्विक्शन रेट देखें, इसमें चार्जशीट की दर देखें और कन्विक्शन रेट देखें। जब चार्जशीट के रेट को देखेंगे, जब कन्विक्शन रेट को देखेंगे तो अपने आप वहां से सारी चीजें सामने आ जाएंगी। नहीं, और वहां से किस बात का संकेत मिलेगा कि इसका पॉलिटिकल पर्पस को फुलफिल करने के लिए इसका मिसयूज हो रहा है। नहीं, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस कंटेक्स्ट में देखें, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे सेडिशन लॉ के कंटेक्स्ट में जो जुडिशियल एक्सपेक्टेशंस हैं और जो जुडिशियल गाइडलाइंस हैं, जुडिशियल एक्सपेक्टेशंस और जुडिशियल गाइडलाइन, इन दोनों को क्या किया जा रहा है, वायलेट किया जा रहा है, उसकी अनदेखी हो रही है। नहीं, ठीक है। और उसके बाद एक एक करके डायमेंशन आप खोलते चले जाए ना। नहीं, कॉलोनियल लीगेसी के रूप में वो है जिस देश के द्वारा लाया गया था, आज उस देश में इसको रिपील किया जा चुका है। नहीं, स्वतंत्रता की जो बुनियादी अवधारणा है, बेसिक स्पिरिट ऑफ फ्रीडम जो है, यह किस प्रकार उसको वायलेट करता हुआ आता है। अगेन अगर हम देखें तो फ्रीडम की संकल्पना जो है या लिबर्टी की संकल्पना जो है, अगर आप देखें तो यह ऐसा नहीं है कोई स्टैटिक संकल्पना है। जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो करती है, फ्रीडम और लिबर्टी का दायरा क्या होता, व्यापक होता चला जाता। तो आज के कंटेक्स्ट में देखें, नहीं, अगेन अगर हम मूव करें तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट का सहारा ले सकते कि इसको हटाए जाने की बात हुई थी,
किन कारणों से इसको रखा गया और बनाए रखते हुए क्या एक्सपेक्टेशंस थे कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उनके एस्पिरेशंस क्या थे, हम उनकी चर्चा करेंगे। नहीं, उस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें 1962 का जो केदारनाथ सिंह केस है उसमें जजमेंट है, 1995 वाला जो मेरे ख्याल से बलवंत सिंह केस है उसमें जो, या कुछ ऐसा ही नाम है, नहीं 1995 का जो केस है बलवंत सिंह, तो उस केस में जो वहां पर है, और करेंटली इसी में हम सुप्रीम कोर्ट ने इसके संदर्भ में जो इनिशिएटिव लिए हैं, ठीक है, तो उसके कंटेक्स्ट में हम चर्चा करेंगे। और यहां पर सिंपल सी चीज देखेंगे, यहां पर आपको डिसएग्री करने के स्पेस नहीं है। जैसे हमने लिखा कि एग्जामिन हम करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये स्टेटमेंट अगर सही है तो कहां तक सही है, गलत है तो कहां तक गलत है। लेकिन इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में, इस स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो डिसएग्री करने का स्पेस नहीं है हमारे पास। हमें इस स्टेटमेंट से एग्री करना है, इस लाइन के साथ जाना है, और सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट इंस्ट्रक्शन रहा है और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के एग्जामिनेशन के कंटेक्स्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया है, वहां पर जाकर के हम आगे बात करें। रही बात इसको लेकर के जो सरकार के तर्क हैं या जो चिंताएं प्रदर्शित की जा रही हैं, तो वैकल्पिक कानूनों की जो मौजूदगी है, वैकल्पिक कानूनों की जो मौजूदगी है, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जाकर के देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट करने के या एंटी नेशनल एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट करने के जो हैं आधार वहां पर मौजूद हैं। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? तो इस चीज को पकड़ने की जरूरत है। नहीं, जब इसी चीज की चर्चा कर रहे हैं तो टर्म है राजद्रोह। नहीं, राज शब्द की मौजूदगी मोनार्की की लीगेसी की ओर रिप्रेजेंट करती हुई आती, और इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो आज के डेट में यहां पर कोई राज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। व्यवहार में भले हमारी सरकारें और हमारे प्रधानमंत्री जो है, मुख्यमंत्री जो है, राजा की तरह व्यवहार करते दिखाई पड़े, ये आप कह सकते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी इवॉल्व कर रही है, जो ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है, ये उसका लिमिटेशन हो सकता है। लेकिन भारत में मोनार्की नहीं है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में ऐसे कानूनों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट मूव करें। सबसे ज्यादा निराशा अगर हाथ लगी तो किस प्रश्न पर जानते हैं? हरित क्रांति पर जो प्रश्न आप लोगों ने ट्राई किया है, वहां पर बहुत निराश किया आपने। प्रश्न को आपने समझा ही नहीं, प्रश्न को आपने समझा ही नहीं। कई बार जो लोग कुकिंग, अभी ऑडिटर का इंटरव्यू चल रहा है, कुकिंग हॉबी में देते, तो कई बार पूछता हूं कि अच्छा हम लोग अगर आज शाम में आपके यहां आए डिनर पर, तो पहुंचने के बाद से विदा करने तक क्या मेनू होगा बताइए ना। तो उत्तर आता है कि सर जब आप लोग पहुंचेंगे ना, तो पहले पानी सर्व करेंगे, फिर ड्राई फ्रूट सर्व करेंगे ना। तो इच्छा होती है कि कहिए कि प्रमोद वाले के यहां से डोसा मंगवा के सर्व करेंगे ना। इससे बढ़िया हॉबी क्या हो सकती है? बनाना भी ना पड़े और डिलीवर भी कर दे। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें। प्रश्न है, हरित क्रांति ने, प्रश्न पर गौर करें, हरित क्रांति ने भारतीय कृषि के समक्ष जिन चुनौतियों को जन्म दिया है, नहीं, यहां पर गौर करेंगे, ठीक है। डिमांड ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यह किस पर है? प्रश्न का पहला डायमेंशन कहता है भारत के समक्ष मौजूद चुनौतियां, इसको भारत की जगह भारतीय कृषि कर लें, भारतीय कृषि के समक्ष मौजूद चुनौतियां और
जीआर से इसका संबंध, ग्रीन रिवॉल्यूशन से इसका संबंध। नहीं तो आप लोगों ने क्या किया, हरित क्रांति को उठाया और एक पेज में हरित क्रांति को डिफाइन करना शुरू किया ना। है ये नहीं पूछा जा रहा, आपको यहां पर दिखाना है, ठीक है, ये मौजूद चुनौतियां क्या हैं, क्या हैं और इन चुनौतियों का संबंध किस प्रकार ग्रीन रिवॉल्यूशन से है। यह प्रश्न का एक डायमेंशन है। इंटररिलेशन तब होगा ना कि पहले चुनौतियां गिना देंगे और फिर आप हरित क्रांति से ना 1.5 पेज चुनौतियों को गिनाने में लगाएंगे, जितना याद है सब कुछ लिख देंगे, जितना याद है सब कुछ लिख देंगे कि इस तरह जो है भूमिगत जल प्रदूषित हो चुकी है। अब ये समझ ही नहीं रहे हैं भूमिगत जल के प्रदूषण का नहीं कृषि के समक्ष मौजूद चुनौतियों से सीधा सीधा क्या संबंध जुड़ता। ड्रॉपिंग ग्राउंड वाटर लेवल, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन क्वालिटी ऑफ वाटर का क्या संबंध है कम से कम नहीं। एट द सेम टाइम देखिए दूसरा पार्ट क्या है, ये जो चैलेंजेज है इससे उबर पाना, रेस्पॉन्डिंग दो चैलेंजेज आसान नहीं। आसान नहीं, क्यों आसान नहीं है? नहीं तो समस्या केवल हरित क्रांति नहीं है, नहीं समस्या यह है कि पॉलिसी डिजाइन भी किसके अनुरूप है। पॉलिसी डिजाइन भी ग्रीन रिवॉल्यूशन के अनुरूप ही। और इसने क्या किया, समस्या को कहीं अधिक जटिल बनाने का काम किया। इसने समस्या को कहीं अधिक जटिल बनाने का काम किया। 5-6 शब्द उंगली पर निकाल लें, केवल आइडेंटिफाई करना है। नहीं, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को मुश्किल बनाया। ग्रीन नंबर 2 सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट को मुश्किल बनाया, एडवर्सली सॉइल हेल्थ प्रभावित हुआ। नंबर 3 अगर आप जाकर के देखें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रभावित होता है। नंबर 4 अगर आप जाकर के देखें तो इनपुट कॉस्ट को बढ़ाने का इसने काम किया। नंबर 5 एग्रेरियन सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन को जन्म दिया। नंबर 6 रीजनल इंबैलेंसेज को बढ़ाया। नंबर 7 एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी प्रभावित हुई या नहीं हुई? नहीं। और आज अगर आप जाकर के देखें तो वो समस्या कहीं ज्यादा गहन दिखाई पड़ रही है आपको। नहीं, सब्सिडी नीति भी उसी के हिसाब से डिजाइन की गई। अल्टीमेटली इसने निवेश को प्रभावित किया। इतने बिंदु को पकड़ लें, उसके बाद आंसर जब स्ट्रक्चर करेंगे तो अपने आप जो चीजें आनी होगी एनालिसिस के क्रम में आती चली जाएगी। और जितनी बातें हमने की डायरेक्ट सीधा सीधा कृषि के समक्ष मौजूद चुनौतियों से संबंध जुड़ता है या नहीं, आज भी उस प्रॉब्लम को भारत फेस कर रहा है या नहीं, इन्हीं चीजों की तो चर्चा यहां पर करनी है। नहीं तो आपने वहां पर समझाना शुरू किया क्या, तो आपने वहां पर समझाना शुरू कर दिया कि हरित क्रांति क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, किस तरह से हरित क्रांति लाई गई, उसके सकारात्मक परिणाम क्या हैं। तब तक तो एग्जामिनर का पेशेंस जवाब दे जाएगा। उतना पेशेंस एग्जामिनर के पास नहीं है कि आप आमा माई का किस्सा सुनाइए और एग्जामिनर बैठ करके आपका किस्सा सुने। वो सीधे देखेगा प्रश्न समझ रहे हैं या नहीं, समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो बात खत्म, कुछ दे करके आगे बढ़ जाओ। बातें स्पष्ट हुई? ये स्ट्रक्चरिंग यहां पर
ये स्ट्रक्चरिंग ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, क्या हुआ, एक डंडी मर गए क्या? अच्छा चलिए, नहीं, अब देखिए यही प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न कितना आसान है, और उस आसान से प्रश्न को भी आपने मुश्किल बना लिया। क्या है? नहीं, प्रश्न है एग्रीकल्चरल रिस्क, कृषि क्षेत्र से संबद्ध जोखिम, और इसमें डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है? ये जोखिम जो है इसकी प्रकृति क्या है? पहले तो आप डिफाइन करें जोखिम क्या है। नहीं, तो बेसिकली जोखिम को हम डिफाइन करेंगे किसके कंटेक्स्ट में? प्राकृतिक जोखिम के कंटेक्स्ट में, नेचुरल रिस्क के कंटेक्स्ट में। और नेचुरल रिस्क का संबंध किससे जाकर जुड़ेगा? अनसर्टेनिटी ऑफ मानसून से जाकर जुड़ेगा। नहीं, दूसरी बात क्या की जा रही है? नेचर ऑफ रिस्क की बात की जा रही है, नेचर ऑफ रिस्क। और क्या कहा जा रहा है? नेचर ऑफ रिस्क क्या है? डायनामिक है या स्टैटिक नहीं है। और इस डायनामिज्म की व्याख्या किसके कंटेक्स्ट में करेंगे? इस डायनामिज्म की व्याख्या जो है, एक हम करेंगे क्लाइमेटिक चेंज के कंटेक्स्ट में। क्लाइमेटिक चेंज ने क्या किया है? नेचुरल रिस्क को मैक्सिमाइज किया। और दूसरा हम इस डायनामिज्म की व्याख्या किसके कंटेक्स्ट में करेंगे? मार्केट रिस्क के कंटेक्स्ट में। जिसका संबंध किससे जाकर जुड़ता? कीमतों में उतार चढ़ाव से। और इसका कंटेक्स्ट है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। नहीं, और इसके डायनामिक नेचर ने क्या किया है? इसके डायनामिक नेचर ने क्या किया है? तो यह जो डायनामिक नेचर है, इसने जोखिम को जटिलता प्रदान करना, इसने क्या किया? जोखिम को जटिलता प्रदान किया। यह प्रश्न का एक पार्ट है। प्रश्न का दूसरा पार्ट क्या कह रहा? नहीं, तो आपसे पूछ रहा है कि यह जो जोखिम प्रबंधन की व्यवस्था है, जोखिम प्रबंधन की व्यवस्था की प्रभावशीलता की बात की जा रही है। और जब जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता की बात करेंगे तो उसका एक डायमेंशन जाकर के इरिगेशन मैनेजमेंट से जुड़ेगा, सिंचाई प्रबंधन से जाकर जुड़ेगा। इसके दूसरे पार्ट का संबंध किस, क्योंकि इरिगेशन मैनेजमेंट के जरिए नेचुरल रिस्क को क्या किया जाता है? मैनेज करने की कोशिश की जाती। इरिगेशन मैनेजमेंट की व्यवस्था जितनी प्रभावशाली होगी, नेचुरल रिस्क को मैनेज करना उतना होगा, आसान होगा। दूसरा कंटेक्स्ट अगर जाकर के देखें
तो दूसरा कंटेक्स्ट क्या है? क्लाइमेटिक चेंजेस ने एक नई समस्या जो क्रिएट की है, वो नई समस्या क्या है कि उसने क्रॉप पैटर्न में बदलाव को जन्म दिया है, नहीं? और क्रॉप पैटर्न में जो बदलाव हो रहे हैं, किसान उससे परिचित नहीं है। इसके कारण प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पर क्या हो रहा है? एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहा है। तो दूसरा कंटेक्स्ट अगर मैनेज करने की बात होगी तो वह क्या होगा? पीजेंट्स अवेयरनेस, किसानों में जागरूकता, इस चेंजेस को लेकर के किसानों को जागरूक करना। तीसरा कंटेक्स्ट क्या है? तो नेचुरल रिस्क मैनेजमेंट की दिशा में जो है 2016 में एक प्रभावी कदम उठाया गया। वह क्या है? प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना, PMFBY, नहीं? इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब समस्या क्या है, इस चीज को समझें। कहा, क्योंकि प्रभावशीलता की बात भी पूछी जा रही, नहीं? तो आंकड़ों के सहारे आप बात कीजिएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रभावशीलता की बात की जा रही है, तो वह प्राइस फ्लैक्चुएशन के अगेंस्ट रिस्क को मैनेज नहीं करता है, रिस्क को कवर नहीं करता है, तो मार्केट रिस्क उसके दायरे से बाहर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कंटेक्स्ट में जाकर के देखेंगे तो मल्टी क्रॉपिंग उसके दायरे में नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कंटेक्स्ट में जाएंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग उसके दायरे में नहीं है। बातें समझ में आ रही है ये? नहीं, नहीं? तो ये उसके रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के ये लिमिटेशन से है ना, ये उसको अप्रभावी बनाता है ना। जिस सीमा तक कवरेज नहीं है उस सीमा तक यह अप्रभावी होगी, नहीं? चौथा कंटेक्स्ट देखें तो एक और चीज की चर्चा करें, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफॉर्म, कृषि विपणन में सुधारों के जरिए क्या कोशिश की जा रही है? किसानों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाने की कोशिश की जा रही है, नहीं? लेकिन दिक्कत क्या है? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफॉर्म अभी बहुत अर्ली स्टेज में है, बहुत अर्ली स्टेज में है, और व्यावहारिक स्तर पर किसानों के सामने कई प्रकार की समस्याएं हैं। वो उस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफॉर्म में जो अंतर्निहित संभावनाएं हैं उसके दोहन की स्थिति में नहीं, नहीं? लेकिन प्रश्न यहीं पर खत्म नहीं हो रहा है। प्रश्न का एक पार्ट और बचा हुआ है, और वह पार्ट क्या है? प्रश्न का वह पार्ट कहता है कि एक्सपेक्टेड रिफॉर्म, उसमें किस प्रकार के सुधारों की जरूरत है, नहीं? तो ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, ये चौथा पार्ट प्रश्न का। और एक्सपेक्टेड रिफॉर्म में जिन सीमाओं की चर्चा की है उसी के कंटेक्स्ट में आप सजेस्ट कर दें। देखें तो आंसर अपने आप कंप्लीट हो गया। अब आप ही बतलाइए कि इस प्रश्न को रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या किसी रॉकेट साइंस की समझ की जरूरत थी क्या? बस ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए था, ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था। ये स्ट्रक्चर आपको पता होता तो आप आसानी से रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में होते। लेकिन ऐसा हुआ क्या? 6 के 6 क्वेश्चन 1 घंटा 10 मिनट में फिनिश हो गए। तो मेरे कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है डिमांड ऑफ क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में स्ट्रक्चर को पकड़ने की कोशिश करें, स्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश करें। इनिशियली समय ज्यादा लगेगा, नहीं लगेगा यह बात नहीं है, लेकिन यह बात ध्यान रखें, एक बार अगर स्ट्रक्चर आपने पकड़ लिया और आपके पास इफेक्टिव लैंग्वेज है, प्रभावशाली भाषा आपके पास है, तो उसी स्थिति में आप इसको इफेक्टिवली रेस्पॉन्ड करने की स्थिति में होंगे। हां, भाषा की जरूरत है,
क्योंकि ये विजन और विजुअलाइजेशन की ओर इशारा करेगा। आपको ये पता होना चाहिए उत्तर लिखना शुरू करने के पहले कि स्टार्ट हम कहां से करेंगे, आगे कैसे बढ़ाएंगे, किन किन डायमेंशन को कवर करेंगे और कंक्लूड हम कहां पर जाकर के करेंगे। दैट्स ऑल। बातें स्पष्ट हुई? तो इसी स्ट्रक्चरिंग के साथ हम राइटिंग स्किल डेवलपमेंट सेशन में आगे बढ़ेंगे। नहीं? कुछ पूछना है यहां तक में? कोई दुविधा हो, कोई भी प्रश्न हो, बतलाइए। नहीं? तो क्या आप लोग इस स्थिति में हैं कि अगले सप्ताह से साल कह रहा हूं, तब तो 69वीं भी समाप्त हो जाएगा। तो क्या अगले सप्ताह से जिन लोगों को राइटिंग स्किल डेवलपमेंट सीरीज वाले बैच में एंट्री दी गई है, क्या अगले सप्ताह से 2 दिन मिला जा सकता है? उसके लिए इस स्थिति में हैं, हां या ना? या अभी छोड़े, इस पर एक मीटिंग रखते हैं नेक्स्ट वीक में और वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे। ओके? क्या टू मच? देखिए, अभी टू मच डेमोक्रेसी ऐसा शब्द बोल दिया ना, समझे? अति सर्वत्र वर्जयेत, और इसी का जो है मैथिली के असर में ठेठी में कहा जाता है अति सर्वत्र बजाय देत। अति सर्वत्र बजाय देत। आज जब मॉक ले रहा था तो इच्छा हुई कि बच्चों से पूछूं कि ये बतलाओ कि अगर प्रधानमंत्री की जगह होते तो मणिपुर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए तुम्हारे क्या इनिशिएटिव होते? 3 या 4 इनिशिएटिव बतलाओ। और दरअसल वहां मैं एक ही इनिशिएटिव जानना चाह रहा था, ठीक है, और वो है पॉलिटिकल इनिशिएटिव। और वह पॉलिटिकल इनिशिएटिव था कि अगर वाकई मणिपुर समस्या के समाधान के प्रति सरकार गंभीर है तो सबसे पहले बीरेंद्र सिंह की सरकार को बर्खास्त करे, वहां राष्ट्रपति शासन लगावे। यह इमीडिएट नीड है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, यह स्टार्टिंग पॉइंट होगा। एक बार एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा ना तो वो भरोसा पैदा करेगा। लेकिन ये बच्चों से ज्यादती है ये अपेक्षा करना कि बच्चे ऐसा बोले ना, ये मानने के लिए तो तैयार ही नहीं होते कि करप्शन है। कहते हैं कुछ करप्शन है, बहुत उदार होंगे तो कहेंगे कुछ करप्शन है ना। तो एक बार कुछ करप्शन है बोलिएगा तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, समझे। जब कुछ करप्शन है 4 बार रिपीट कीजिएगा तो 5वां बार मेरा प्रश्न होगा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स क्या है और भारत की रैंकिंग क्या है, और वो रैंकिंग क्या बतलाती है, खूब करेक्शन है या कुछ करेक्शन है। पता है ना कैसे घेरा जाता है? नहीं? तो इसीलिए हमने कहा, देखिए एक चीज समझे, बार बार मैं कहता हूं, जिस तरह आप टुकड़ों में तैयारी करते हैं, प्री की अलग, मेंस की अलग, इंटरव्यू की अलग, टुकड़ों में तैयारी नहीं की जा सकती है। मेरी बात लिख करके रख ले। सीरियस कंटेंडर के रूप में आप उस समय से काउंट किए जाएंगे जब आप अपने प्रिपरेशन को इंटीग्रेटेड फॉर्म में लेना शुरू करेंगे। प्री, मेंस और इंटरव्यू को लेकर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां से आपको प्रिपरेशन की दुनिया में गंभीरता से लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। अदरवाइज दिन फॉर्म लाखों लोग भरते हैं, देते लाखों लोग हैं, नहीं, और ये सोच के साथ देते हैं चलो कहीं किस्मत साथ दे और हो जाए ना। तो ऐसे मिरेकल जो है पूरी जिंदगी पलट लेंगे तो 1, 2 या 3 दिखेंगे, बार बार मिरेकल नहीं दिखते। ठीक है, हमारे साथ एक हमारा मित्र है, हिस्ट्री ऑनर्स करने वाला, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में पीजी करने वाला। ठीक है, क्या मन में आया, एमसीए का फॉर्म भरा,
बीआईटी मेसरा का लालबाग एक्सटेंशन ब्रांच खुला ही था, ठीक है, हो गया उसका, हो गया। तब अचानक हिस्ट्री से जो है जाकर के एमसीए ज्वाइन किया, आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब तो वो भी विकल्प नहीं है, क्योंकि अब तो उसके बाद मैथ कंपलसरी हो गया ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो ऐसे मिरेकल बार बार नहीं होते हैं। क्लियर? नहीं? तो फिर मंडे को मिलते हैं हम लोग। जो टॉपिक हमारा कंटिन्यू कर रहा था वो कंटिन्यू चल रहा था, वो कंटिन्यू करेगा। ओके, थैंक्स अ लॉट।